हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशु शर्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भी जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एस्टेट एग्जाम के लिए क्लासेस को शुरू किया हुआ है और जिसमें मैं अपने हैंड रिटन नोट से आपको आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास के अंदर हम सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एस्टेट पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों लेवल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इस टॉपिक में से आपके एग्जाम के अंदर चाहे तो वो टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो या फिर पीआरटी हो, तीनों लेवल में से एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछा जाता है। और ये आपकी सीडीपी की क्लास नंबर 16 रहने वाली है। इससे पहले हम सीडीपी की 15 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सीडीपी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उन क्लासेस को जरूर देखें। और अगर आप उन क्लासेस को फॉलो नहीं कर सकते, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स नहीं तैयार कर सकते, तो आप मेरे इन हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ परचेज कर सकते हो। आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर जीमेल आईडी शो हो रही होगी, आप वहां से कांटेक्ट करो और ये जितने भी मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट से टॉपिक्स करवा रही हूँ इनकी पीडीएफ आप परचेज कर सकते हो। बट मैं आप सभी को इतना ही कहूंगी कि आप इन क्लासेस को फॉलो करते हो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार करो, जिससे आपको लर्न करने में आसानी होगी। वैसे मैंने ये जो नोट्स हैं अभी वो बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर बनाए हुए हैं। अगर आप इनको एक बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग के अंदर ये हर एक लाइन छप जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भी सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आप सभी को बार बार यही बात कह रही हूं, चाहे तो आप एस्टेट एग्जाम के पीवाई के क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देख लो। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड भी ऑस्ट्रेलियाई मनोवैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, सिद्धांत का नाम क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यहाँ से पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? वो दिया है सिगमंड फ्राइड ने। सिद्धांत की मूल अवधारणा क्या है? जो ये सिद्धांत है ना मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसकी मूल अवधारणा है भाई जो फ्राइड के अनुसार है कि मानव व्यवहार का मुख्य आधार अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड है। ठीक है, व्यक्ति के दबे हुए विचार, इच्छाएं और भावनाएं उसके व्यवहार को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। व्यक्ति अपने व्यवहार के पीछे छिपे कारणों से स्वयं भी अनजान हो सकता है। ये किसके अकॉर्डिंग है? सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व और व्यवहार को समझाने के लिए अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में कितने पहलू यानी कितने प्रमुख एस्पेक्ट्स दिए हैं? वो दिए हैं 3। और कौन कौन से? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिगमंड फ्राइड ने कितने एस्पेक्ट दिए हैं? वो दिए हैं 3। और वो कौन कौन से हैं? अब स्थलाकृति संरचना। ठीक है, दूसरा है संरचनात्मक या फिर गतिशील संरचना। थर्ड है मनोलैंगिक विकास। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। जो भी स्थलाकृत संरचना है या फिर इंग्लिश में इसको कह देते हैं टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि लेवल ऑफ माइंड। इसमें मन के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। किसके अंदर? स्थलाकृत संरचना के अंदर मन के स्ट्रक्चर की क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। और जो संरचनात्मक या फिर गतिशील संरचना होती है यानी कि स्ट्रक्चरल और डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें पर्सनैलिटी के टाइप्स की स्टडी की जाती है। मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास यानी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस का अध्ययन किया जाता है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। किसके स्ट्रक्चर की? मन के स्ट्रक्चर की। ठीक है, और संरचनात्मक के अंदर किसकी स्टडी की जाती है? पर्सनैलिटी के टाइप्स की स्टडी की जाती है। और मनोलैंगिक विकास के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस की स्टडी की जाती है। ये क्या हुए? स्थलाकृत संरचना, संरचनात्मक या फिर गतिशील संरचना, और थर्ड है मनोलैंगिक विकास। ये किसने दी है? 3 एस्पेक्ट सिगमंड फ्राइड ने। अब इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं कि स्थलाकृत संरचना के अंदर उन्होंने क्या क्या कहा है। जो स्थलाकृत संरचना है यह पहलू मन कोश की चेतना के स्तर के आधार पर समझाता है। ठीक है, चेतना का स्तर यानी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। चेतन मन या फिर चेतन स्तर, जिसको हम इंग्लिश में क्या देते हैं? कॉन्शियस माइंड।
वर्तमान में सक्रिय विचार और अनुभव का होना। ठीक है, इसके अंदर आपको इतना याद रखना है कि इस लेवल में हमें बिना एफर्ट्स लगाए याद आ जाता है जिसके बारे में व्यक्ति जानता है। इसमें थॉट्स, एक्शन, फीलिंग्स जिनके प्रति लोग अवेयर रहते हैं, इस स्तर के अंदर वो क्या होते हैं, शामिल होते हैं। किस स्तर के अंदर, कॉन्शियस माइंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अभी पढ़ा जा रहा पाठ, ठीक है, जिसके प्रति लोग या फिर स्टूडेंट या जितने भी व्यक्ति होते हैं भी वो अवेयर होते हैं, जिसका हम बिना एफर्ट्स लगाए याद रखते हैं। नेक्स्ट है अर्धचेतन मन, यानी कि प्री कॉन्शियस लेवल। वे चिंतन, क्रियाएं, भावनाएं जिनके प्रति लोग तभी अवेयर होते हैं जब वे उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर स्मरण किए जा सकते हैं, यानी कि जब आप उन जिन चीजों को याद करोगे तभी आपके दिमाग में वो चीजें आएंगी जैसे कि पुरानी यादें। थर्ड है अचेतन मन। इसमें वे मेंटल एक्टिविटी आती हैं जिनके प्रति लोग अवेयर नहीं होते, यानी लोग जागरूक नहीं होते, जिसके अंदर दबी हुई इच्छाएं, भावनाएं और भय होता है। किसके अंदर, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। व्यवहार को सबसे अधिक प्रभावित करता है क्या, कौन से लेवल के अंदर है ये, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, बचपन के दबे हुए डर किसके अंदर आते हैं, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर। फ्राइड के अनुसार व्यवहार का मुख्य आधार अचेतन मन है। फिर नेक्स्ट है अभी संरचनात्मक या फिर गतिशील संरचना। यह जो पहलू है व्यक्तित्व की आंतरिक संरचना और उनके आपसी संघर्ष को समझाता है। फिर आगे है फ्राइड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। वो कौन कौन से हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इड क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, ये देख लेते हैं। ईड होता है भी जन्मजात, ठीक है, सुख सिद्धांत पर आधारित होता है, तात्कालिक संतुष्टि चाहता है। ये भी ईड के अंदर ना आपको उसी टाइम पर खुशी यानी कि संतुष्टि चाहिए होती है। ये नहीं सोचते कि बाद में क्या होगा, इसमें बिल्कुल भी नहीं सोचते, बस उनको तुरंत खुशी चाहिए होती है। ठीक है, इसके अंदर ईड को भी 2 टाइप की मूल प्रवृत्तियों से ऊर्जा मिलती है। वो कौन कौन से है, मृत्यु प्रवृत्ति और दूसरा है जीवन प्रवृत्ति। सिगमंड फ्राइड ने मृत्यु प्रवृत्ति की जगह जीवन प्रवृत्ति को सेंटर में रखा है। ठीक है, और इसको क्या दिया है, जीवन प्रवृत्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। ये विध्वंसकारी कामों से संबंधित है क्या, मृत्यु प्रवृत्ति। ये इमीडिएट संतुष्टि चाहता है। फ्राइड के अनुसार मृत्यु प्रवृत्ति वह मूल प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को विनाश, आक्रामकता, आत्मविश्वास एवं मृत्यु की ओर ले जाती है। ये किसके अंदर आता है, मृत्यु प्रवृत्ति के अंदर। इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है, भी व्यक्ति को तनाव से मुक्त करना और जीव को निर्जीव अवस्था की ओर लौटाना। और इसकी विशेषता क्या है मृत्यु प्रवृत्ति की, यह प्रवृत्ति विनाशकारी होती है। इसमें क्रोध, हिंसा, आत्मघाती प्रवृत्ति शामिल होते हैं और कई बार यह दूसरों के प्रति आक्रामकता के रूप में प्रकट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अत्यधिक गुस्सा आना, लड़ाई झगड़ा, आत्म हानि या आत्मघाती विचार। ठीक है, जो मृत्यु प्रवृत्ति है इसको फ्राइड ने थनटोस्ट कहा है, जो विनाश एवं मृत्यु से संबंधित होता है। ये क्या हुआ, मृत्यु प्रवृत्ति। फिर नेक्स्ट है जीवन प्रवृत्ति। सिगमंड फ्राइड ने इसके अंदर ये कहा है कि जो जीवन प्रवृत्ति वह मूल प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को जीवित रहने, विकास करने, प्रेम करने, सृजन करने एवं समाज से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। जो जीवन प्रवृत्ति है भी उसके मुख्य उद्देश्य है जीवन की रक्षा करना, प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना, संरचनात्मक एवं विकास को बढ़ावा देना। और इसकी विशेषता क्या है, यह प्रवृत्ति रचनात्मक होती है। इसमें प्रेम, सहयोग, स्नेह, करुणा जैसे भाव शामिल होते हैं। इसका संबंध लिबिडो से होता है, किसका, जीवन प्रवृत्ति का। फॉर एग्जाम्पल, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, सीखने की इच्छा, इसी का एग्जाम्पल है मित्रता, विवाह, कला एवं साहित्य में रुचि किसके अंदर आते हैं, जीवन प्रवृत्ति के अंदर। जीवन प्रवृत्ति को फ्राइड ने एरोस कहा है जो जीवन एवं सृजन से संबंधित होती है। फिर आगे है ईगो। ईड हमने कर लिया, अब नेक्स्ट है ईगो। वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, जो ईगो है भी वास्तविक सिद्धांत पर आधारित होती है और ये
ईदम यानी इड और परम अहम यानी सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाता है। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आगे है परम अहम यानी सुपर ईगो, नैतिक मूल्यों और सामाजिक नियमों का प्रतिनिधित्व किसके अंदर आता है? परम अहम के अंदर। यह आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है। यह चेतन, अवचेतन व अचेतन तीनों में ही होती है। ये हुआ सुपर ईगो। फिर आगे है अहम रक्षा युक्तियां यानी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है। जो भी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है वे मानसिक प्रक्रिया हैं जिनके द्वारा ईगो व्यक्ति को चिंता, तनाव और आंतरिक संघर्ष से बचाने का प्रयास करते हैं। फ्राइड के अनुसार जब इड, ईगो और सुपर ईगो में संघर्ष होता है तब ईगो इन रक्षा युक्तियों का क्या करते हैं? भी प्रयोग करता है। ये प्रक्रिया प्राय अचेतन यानी अनकॉन्शियस स्तर पर क्या करती हैं? काम करती हैं। फ्राइड ने भिन्न भिन्न प्रकार की रक्षा युक्तियों का वर्णन किया है जो इस प्रकार है। कौन कौन सी हैं भाई वो युक्तियां? दमन, प्रक्षेपण, अस्वीकरण, प्रतिक्रिया निर्माण और युक्तिकरण। जो दमन है भाई, दमन वह मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपने अस्वीकार्य विचारों, इच्छाओं, भावनाओं या पीड़ादायक अनुभवों को चेतन मन से हटाकर अवचेतन मन में दबा देता है ताकि मानसिक तनाव से बच सके। फॉर एग्जाम्पल, बचपन की किसी दुखद घटना को याद न कर पाना। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? दमन के अंदर। फिर आगे है प्रक्षेपण वह रक्षा युक्ति। फिर आगे है प्रक्षेपण वह रक्षा युक्ति है जिसमें व्यक्ति अपने अस्वीकार्य भावनाओं, इच्छाओं या दोषों को स्वयं स्वीकार न करके बल्कि दूसरों पर क्या कर देता है? आरोपित कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, स्वयं ईर्ष्यालु व्यक्तियों का दूसरों को ईर्ष्यालु कहना। ये थर्ड है अस्वीकरण या फिर निषेध। वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कठोर या पीड़ादायक वास्तविकता को स्वीकार करने से क्या कर देता है? इनकार कर देता है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया निर्माण। जब व्यक्ति अपनी अस्वीकार्य भावना या इच्छा के ठीक विपरीत व्यवहार करने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? भी प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी से द्वेष होने पर उसके प्रति अत्यधिक प्रेम दिखाना। ठीक है, आगे है तर्क संगतिकरण युक्तिकरण। वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी असफलता, गलती या अस्वीकार्य व्यवहार के लिए झूठे लेकिन सामाजिक रूप से स्वीकार्य तर्क प्रस्तुत करता है। फॉर एग्जाम्पल, परीक्षा में असफल होने पर क्या है ना, पेपर बहुत कठिन था। ठीक है, फिर आगे है फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास के चरण। कौन कौन से चरण है और यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाता है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का विकास बचपन में कामुक ऊर्जा के भिन्न भिन्न केंद्रों पर क्या होता है? भी आधारित होता है। प्रत्येक चरणों में संतुष्टि या असंतोष का प्रभाव आगे के व्यक्तित्व पर पड़ता है। फ्राइड ने व्यक्तित्व विकास की 5 अवस्था सिद्धांत दिया। कितने दिए हैं? 5 अवस्था सिद्धांत। जो 5 चरण है भाई वो इस प्रकार है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसको आप ध्यान से समझना। फर्स्ट है मुख्य अवस्था यानी ओरल स्टेज। इसका टाइम पीरियड है यानी आयु जन्म से 2 वर्ष होता है। किसका? मुख्य अवस्था का। सुख का केंद्र मुंह। ठीक है, चूसना, काटना और चबाना। मुख्य गतिविधियां क्या होती हैं इसके अंदर? दूध पीना, अंगूठा चूसना, वस्तुएं मुंह में लेना। ठीक है, ये क्या हुआ भी? मुख्य अवस्था। फिर नेक्स्ट है गुद अवस्था जिसके अंदर आता है एनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड है 2 से 4 वर्ष। सुख का केंद्र क्या है? गुद्दा यानी मल त्याग पर नियंत्रण होता है। मुख्य गतिविधि इसके अंदर आती है शौच नियंत्रण सीखना। ठीक है, फिर थर्ड है लैंगिक अवस्था यानी कि फैलिक स्टेज। इसका टाइम पीरियड है 4 से 6 वर्ष। इसमें बच्चों को नर और मादा के बीच अंतर का एहसास होने लगता है। बच्चे अपने जेनिटल यानी जनांगों पर फोकस करते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? लड़का ओडिपस ग्रंथि का अनुभव करता है और जिसमें माता के प्रति प्रेम तथा पिता के प्रति आक्रामकता होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओडिपस एक ग्रीक राजा था भी जिसने अनजाने में अपने पिता को मारकर अपनी माता से विवाह कर लिया था। दूसरी ओर बालिका को इलेक्ट्रा ग्रंथि का अनुभव होता है जिसमें पिता के प्रति प्रेम होता है।
ठीक है, ये क्या हुआ, लैंगिक अवस्था। फिर फोर्थ है सुप्त अवस्था। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 7 से 11 या फिर 12 वर्ष। विशेषता क्या है इसकी, कामुक ऊर्जा सुप्त रहती है। इसके अंदर गतिविधियां हैं पढ़ाई, खेल, सामाजिक संबंध और प्रभाव किसका पड़ता है, सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक विकास का। ये क्या था भाई, सुप्त अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है 7 से 11 वर्ष या फिर 12 वर्ष। लास्ट है जननांगीय अवस्था, इसका टाइम पीरियड है 12 वर्ष से वयस्कता तक। सुख का केंद्र क्या है, परिपक्व, जनेन्द्रिय, विशेषता परिपक्व, प्रेम, जिम्मेदारी, सामाजिक संबंध। ठीक है, फ्राइड ने चेतन व अचेतन मन की तुलना पानी में तैरते हुए हिमखंड से की है। ये था भी 5 अवस्थाएं हैं जो फ्राइड ने दी हैं किसकी, व्यक्तित्व विकास की। ठीक है, ये था आज का टॉपिक, सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और मैं यहाँ पर हर एक लाइन को इसलिए बोलती हूँ ताकि आप खुद के हैंड नोट्स में इन लाइंस को लिख पाओ और अच्छे से आप खुद याद कर पाओ। मैं आपके दिमाग के अंदर कुछ भी घोल के पानी से तो रही, लर्न आपको करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर अपने नोट्स को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, जो स्टूडेंट्स बुक्स नहीं ले पाते और जो स्टूडेंट्स नोट्स परचेज नहीं कर पाते। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पर उन सभी की हेल्प कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं एक एक लाइन को बोलती हूँ कि आप साथ के साथ इनको लर्न कर पाओ। आई होप आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर कुछ भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके स्टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।